नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हुनर इंडिया में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री जितना भी वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है सभी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने 20 प्रश्न को बता दिया है। अब यहाँ से 21 नंबर मेजनी कौन था यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है ना उसके आगे का ये है। ठीक है, तो इसका भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 21 नंबर, मेजनी कौन था। ठीक है, तो आंसर होगा मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। ठीक है, 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1848 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे इटली से पलायन करना पड़ा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है, पूंजीवाद क्या है। तो आंसर हो जाएगा पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो आंसर हो जाएगा हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में आने वाले पहला यूरोपीय देश पुर्तगाल था, लेकिन इस क्षेत्र में प्रसार करने का अवसर फ्रांस को ही मिला। इन क्षेत्रों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने भी इस भूभाग पर अपना प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुँच गए। ठीक है, इस तरह संपूर्ण हिंद चीन में फ्रांसीसियों का प्रचार हो गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। ठीक है, उत्तर, सरकार ने 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया, जिसके अंतर्गत कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा नहीं बल्कि इससे भी कुछ और अधिक कर सके, ताकि वह अपने कुशल को भी बनाए रख सके। ठीक है, अब है आगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरों को बोनस देने के लिए बोनस आयोग की भी नियुक्ति हुई। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्या कहता है, छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेने के बाद 1475 में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए तथा वेस्टमिंस्टर कस्बे में उनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ। इस प्रकार छापाखाना यूरोप पहुंचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी कई बार पूछ चुका है ये और भी आई है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, केरेंस्की भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गया।
जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 की घटना है। ठीक है बच्चों। अब है 28 नंबर, क्या कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, आंसर हो जाएगा पहला, सामाजिक आधार का विस्तार, समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण, महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत। ठीक है, अब 28 खत्म हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 29, क्या कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण निम्नलिखित थे। पहला है गुटबंदी। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व दो खेमों में बंट गया और एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा तुर्की थे, जिन्हें केंद्रीय शक्ति कहा गया। दूसरे खेमों में मित्र राष्ट्रों का देश ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका था। अब है 2 नंबर, इसका क्या कहता है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए प्रतिद्वंद्वात्मक एवं हितों की टकराहट प्रथम विश्व युद्ध का महत्व कारण माना जाता है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा, उन बाज़ारों को जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हों, उन्हें विश्व बाजार कहा जाता है। जैसे में हमारे देश का मुंबई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो आंसर हो जाएगा, भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। ठीक है, समृद्ध परंपरा थी। यहाँ संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेकानेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्य की रचनाएं होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सजिल्द भी किया जाता था। फिर भी पांडुलिपियों काफ़ी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियों की बनावट कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम जनता के पहुंच से बाहर थी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 32, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो आंसर हो जाएगा, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। ठीक है, चूँकि एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया। ये मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भाव बढ़ता गया। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त हुआ देख पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अंततः सफलता पाया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 33, क्या है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो आंसर हो जाएगा, नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। गांधी जी इसे अन्याय मानते थे एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा नमक यात्रा पर निकले। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया, आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। ठीक है बच्चों। 34 नंबर क्या है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, टिप्पणी करें। तो आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना।
तीसरा स्वराज की प्राप्ति। उसके बाद है इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम थे। प्रथमतः अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य जैसे उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि शामिल थे। ठीक है। द्वितीय रचनात्मक कार्य के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके। यहाँ पे करने हो जाएगा, 9A का करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके। ठीक है। स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्या कहता है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ा रहता है। खेती इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। कृषि के साथ पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता है। साथ ही गांव में अनेक लघु एवं कुटीर उद्योग तथा शिल्प कलाओं में भी लोग संलग्न रहते हैं, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। उत्तर, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात आयरलैंड के लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार को मध्यम वर्ग तक तो पहुंचा दिया, किंतु साधारण जनता को कोई लाभ नहीं मिला। लुई फिलिप समाज के विभिन्न वर्ग, समाजवादियों, गणतंत्रवादियों, निरंकुशवादियों सभी को संतुष्ट नहीं कर सका। यद्यपि लुई फिलिप की नीतियां उदारवादियों की ओर अग्रसर थी, किंतु वह स्वयं नहीं, उसने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया। गणतंत्रवाद के प्रति उसकी प्रतिक्रियावादी नीति तथा दमनात्मक कार्यों ने 1848 ईस्वी की क्रांति को जन्म दिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 37। स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर हो जाएगा 1905 के बंग भंग आंदोलन ने स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। धागा के स्थान पर कपड़ा बनाना आरंभ हुआ। इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। 1912 तक सूती वस्त्र का उत्पादन दोगुना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देशी उद्योगों को रियायत प्रदान करे। कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे उद्योगों का भी विकास हुआ। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कहता है, खूनी रविवार क्या है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछ चुका है इसको। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है, 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहता है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग से हम यह समझते हैं कि प्राचीन काल में, गुप्त काल में हुनों के समय से ही भारत का चीन के साथ विदेशी व्यापार यानी रेशम का व्यापार होता था। इसलिए रेशम व्यापार के ही कारण इस रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है,
रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति के 2 कारण महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। तो इसका हो जाएगा यद्यपि 19वीं सदी के मध्य में राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, इसके बावजूद रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय राजा के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। जार की अफसरशाही अस्थिर, जड़ तथा कुशल थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट क्या है, कृषक एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। आंसर हो जाएगा रूस की बहुसंख्यक जनता कृषक थी जो अपने छोटे छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करती थी। दयनीय आर्थिक स्थिति में भी वे करों के बोझ से दबे हुए थे। मजदूरों को कम मजदूरी में अधिक काम करना होता था। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार रूसी जनता की बदहाली क्रांति का मुख्य कारण थी। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, क्या है न्यू डील से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई। इसे न्यू डील का नाम दिया गया। नई योजना का उद्देश्य कृषि और उद्योग में संतुलन स्थापित करना तथा मानव सम्मान और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना था। उसके बाद जन कल्याण की नीति के अंतर्गत परिवहन के साधनों तथा स्थानीय विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी गई, जिससे रोजगार के लिए नए अवसर उपलब्ध हो सके। श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि की गई, उनके काम के घंटे भी नियत किए गए। किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाने तथा उनकी सामान्य आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व की स्थिति तक लाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्या कहता है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक जो चला था, प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी का यह आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। इस आंदोलन को समाज का हर वर्ग अपना समर्थन दे रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। ठीक है, इस घटना से गांधी जी काफ़ी दुखित हुए, चूँकि उनका आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक था, अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया। आंसर हो जाएगा 1857 के बाद देसी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों ने सरकारी नीतियों की आलोचना करने का आरंभ किया। इसे रोकने तथा देसी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए वायसराय लिंटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके तहत भारतीय समाचार पत्र ऐसी कोई समाचार पत्र नहीं प्रकाशित कर सकता जो सरकार विरोध होकर कोई भारतीय प्रेस या समाचार पत्र ऐसा करता तो उस पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाता था। लिंटन के इस एक्ट का तीव्र विरोध हुआ। इससे राष्ट्रवाद की भावना बलवती हो गई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 44, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। 18वीं शताब्दी में बाराबंदी कानून बनने से छोटे किसान अपनी ज़मीन खो बैठे। उनके सामने आजीविका का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। फलतः वे शहरों की ओर बढ़े। शहरों में औद्योगिकीकरण और कारखानों की स्थापना से उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। उन्हें वस्त्र उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग इत्यादि में नौकरी मिली। अतः व्यवसाय की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक शहरों की ओर आकृष्ट हुए। अब है क्वेश्चन नंबर 45, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। आंसर है
वियना कांग्रेस की दो प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहला है पराजित फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। दूसरा, प्रसा को उसकी परिश्रमी सीमा पर अनेक नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभावों को बताएं। आंसर है औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, कारखानेदारी प्रथा, फैक्ट्री अवस्था का विकास। दूसरा, श्रमिक वर्ग का उदय। तीसरा, बाल श्रम की प्रथा का विकास। चौथा, स्त्री श्रम का विकास। नंबर 47 क्या कहता है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा आर्थिक संकट की शुरुआत 1929 से 1930 ईस्वी में अमेरिका से शुरू हुई। 1932 तक 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इससे जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो गई। हिटलर ने इसका फायदा उठाया और सत्ता में आ गया। इस प्रकार आर्थिक मंदी ने जर्मनी में नाजीवाद का शासन स्थापित किया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। चौथा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। तथा पाँचवा हो जाएगा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्या है, मेटरनिक युग क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस कालावधि को मेटरनिक युग कहा गया। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, विऔद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण देशी उद्योगों में लगातार गिरावट आती गई। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग से मैनचेस्टर में बने कपड़ों का बड़े पैमाने पर आयात किया गया। इससे हथकरघा उद्योग बंदी की कगार पर पहुंच गया। इससे बुरी स्थिति वस्त्र उद्योग को हुई। बंगाल में अनेक बुनकरों ने काम बंद कर दूसरा व्यवसाय अपना लिया। यही स्थिति अन्य उद्योगों को हुई। इसे ही निरु उद्योगीकरण या विऔद्योगीकरण कहते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए ताकि विश्व शांति स्थापित की जा सके। ठीक है, अब है 52 नंबर क्या कहता है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो आंसर हो जाएगा क्रांति से पूर्व कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। अपने पास पूंजी का अभाव था और करों के बोझ से वे दबे हुए थे। समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था, जिसकी स्थिति अर्धदासों जैसी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 53 खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो आंसर हो जाएगा तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्मगुरु भी था। सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए। खलीफा को पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुआ ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा शहरीकरण के कारण अनेक नई समस्याएं का जन्म हुआ। इनमें निम्नलिखित प्रमुख है। पहला, बढ़ती जनसंख्या ने शहरों में नई नई समस्याओं को जन्म दिया। ठीक है, दूसरा, शहरों में आवास, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, तीसरा हो जाएगा शहरीकरण से वर्ग विभेद गहरा हुआ। यह सामाजिक सिद्धांतों के विपरीत था। चौथा,
शहरीकरण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। गंदगी और धूल से पर्यावरण दूषित हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको अच्छा लगा है पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।